हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के बारे में पढ़ा और हमने ये जाना कि जैसे जैसे इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता गया, अर्थव्यवस्था का विकास होता गया, वैसे वैसे बिजनेस एक्टिविटीज़ बढ़ती गई, व्यावसायिक क्रियाएं बढ़ती गई और बड़ी मात्रा में पेमेंट्स किए जाने लगे। जो पेमेंट्स का जो वॉल्यूम है वो लगातार बढ़ता गया और उस स्थिति में मुद्रा में पेमेंट करने की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। तो लोगों ने इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से, प्रपत्रों के माध्यम से, विलेखों के माध्यम से पेमेंट करना शुरू कर दिया था। ये विलेख कौन से? प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, इनके माध्यम से पेमेंट करना शुरू कर दिया था। मनी की जगह इनको मोड ऑफ पेमेंट के रूप में यूज करने लग गए थे, धन का हस्तांतरण करने के लिए। और जिस तरह से मुद्रा एक व्यक्ति से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ट्रांसफर की जा सकती है मनी, उसी तरह से ये इंस्ट्रूमेंट्स भी एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को और तीसरे से चौथे को ट्रांसफरेबल थे। तो इसलिए इनका प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा था। और दूसरी तरफ हस्तांतरण का एक नियम यह है कि जब हम अपनी ओनरशिप का ट्रांसफर करते हैं, स्वामित्व का हस्तांतरण करते हैं किसी भी एसेट में, तो उसका एक सामान्य नियम यह है कि हम अपने से बेहतर अधिकार दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अगर हमारी ओनरशिप किसी एसेट में, किसी डॉक्यूमेंट में हमारी ओनरशिप अगर डिफेक्टिव है, हम उसके ओनर नहीं हैं, तो फिर हम जिस व्यक्ति के फेवर में इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, जो ट्रांसफरी है, जिसको हम हस्तांतरित कहते हैं, उसको भी बेटर राइट प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में ये प्रॉब्लम, जब हम डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से, विलेखों के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं, तब भी ये, उसमें भी हम ओनरशिप का ही ट्रांसफर करते हैं। उस स्थिति में इन डॉक्यूमेंट्स में लोगों का विश्वास उत्पन्न करने के लिए और इन डॉक्यूमेंट्स को पॉपुलर बनाने के लिए 1881 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पारित किया गया था। और उसमें ये उल्लेख किया गया कि 3 प्रपत्र, 3 इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से यदि आप पेमेंट करते हैं, ओनरशिप का ट्रांसफर करते हैं, तो प्राप्त करने वाले को देने वाले से बेहतर अधिकार प्राप्त होगा, जिसे कि विनिमय साध्यता कहते हैं, नेगोशिएबिलिटी कहते हैं। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा गया, क्योंकि इनको प्राप्त करने वाले को देने वाले से, जो ट्रांसफरर है, जो हस्तांतरण करता है, उससे बेटर राइट प्राप्त होता है यदि जो ट्रांसफरी है, जो हस्तांतरिती है, जिसने कि ये इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सेप्ट किया है, उसने यदि गुड फेथ में और किसी वैलिड कंसिडरेशन के बदले में, किसी प्रतिफल के बदले में अगर उसने इनको एक्सेप्ट किया है, तो हमेशा जो ट्रांसफरी है, जो हस्तांतरिती है, उसको ट्रांसफरर से बेटर राइट प्राप्त होगा। इसी को नेगोशिएबिलिटी कहते हैं और इसीलिए इन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स या विनिमय साध्य विलेख कहते हैं। आज हम जानेंगे कि प्रतिज्ञा पत्र क्या होते हैं, प्रॉमिसरी नोट क्या है, इनके बारे में हम जानेंगे। प्रॉमिसरी नोट का जो प्रारूप है उसके बारे में भी ये इस तरह का प्रॉमिसरी नोट लिखा जाता है। हमारे यहाँ पर प्रतिज्ञा पत्र लिखने का और विनिमय बिल लिखने का, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट लिखने का कोई यूनिफाइड मेथड नहीं है, लेकिन जो लिखने का पर्पस है, जो लिखा जाता है, उसकी लैंग्वेज इस तरह से होनी चाहिए कि या तो ये प्रॉमिसरी नोट बन जाए, एक तरह का प्रॉमिस करना होना चाहिए, या फिर यदि उसमें आदेश दिया जाता है तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है।
तो ये जो सामान्यतः प्रॉमिसरी नोट लिखा जाता है उसकी लैंग्वेज इस तरह की होती है। ये इसकी और क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में हम जानेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की सेक्शन 4 में इसको डिफाइन किया गया है और उसके अकॉर्डिंग प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट। प्रतिज्ञा पत्र एक विलेख, प्रपत्र या दस्तावेज है जो कि लिखित होता है, इन राइटिंग लिखित होता है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग और प्रॉमिस, जिसमें कि एक शर्त रहित शपथ या वचन होता है जो कि मेकर द्वारा हस्ताक्षरित होता है। जिसने भी प्रॉमिस किया है उसको लेखक या मेकर कहते हैं, उसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। इस प्रॉमिसरी नोट में लेखक के द्वारा यह वचन दिया जाता है कि वह एक निश्चित राशि का भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद में एक निश्चित व्यक्ति को या उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को या जिस व्यक्ति के पास में ये इंस्ट्रूमेंट है, जिसे कि हम बियरर कहते हैं, उस व्यक्ति को राशि का भुगतान कर देगा। तो प्रतिज्ञा पत्र में लेखक के द्वारा एक प्रतिज्ञा की जाती है, एक प्रॉमिस किया जाता है कि वह जिस व्यक्ति को वो आदेशित करेगा उसको, या कौन आदेशित करेगा, जिसने कि ऋण दिया है या जिसको कि पेमेंट करना है, वह व्यक्ति जिस व्यक्ति का नाम कहेगा कि इसको पेमेंट कर देना, उसी व्यक्ति को वह पेमेंट कर देगा। या जो भी व्यक्ति लेखक के सामने ये प्रॉमिसरी नोट प्रेजेंट करेगा, जिसे हम बियरर कहते हैं, उसको लेखक इस प्रॉमिसरी नोट में लिखी हुई राशि को भुगतान कर देगा। जनरली ये जो प्रॉमिसरी नोट होते हैं इनमें डेट लिखी हुई होती है और जनरली प्रॉमिसरी नोट 1 साल से अधिक अवधि के नहीं हो सकते, यानी मैक्सिमम जो पेमेंट का पीरियड होता है वो 1 ईयर होना चाहिए। प्रॉमिसरी नोट पर स्टैम्प ड्यूटी का लगा हुआ होना आवश्यक है, जैसा कि इंडियन स्टैम्प एक्ट है उसके अकॉर्डिंग प्रॉमिसरी नोट पर, प्रतिज्ञा पत्र पर स्टैम्प ड्यूटी का लगा होना जरूरी है। ये स्टैम्प ड्यूटी कितनी होगी ये इंडियन स्टैम्प एक्ट में डिसाइड किया गया है। प्रॉमिसरी नोट 2 प्रकार के होते हैं। डिमांड प्रॉमिसरी नोट, जिसे हम मांग पर देय कहते हैं, यानी कि अगर प्रॉमिसरी नोट पर किस दिन पेमेंट किया जाना है इसके डेट का उल्लेख नहीं है, कोई तारीख नहीं लिखी हुई है, तो ये प्रॉमिसरी नोट डिमांड प्रॉमिसरी नोट कहलाते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि जिस भी दिन व्यक्ति के द्वारा, जिसके पास में जो ये प्रॉमिसरी नोट है, जिसे हम धारक कहते हैं, होल्डर के द्वारा जिस भी दिन ये प्रतिज्ञा पत्र प्रेजेंट किया जाएगा लेखक के सामने जिसने कि प्रॉमिस किया है, उस व्यक्ति के पेमेंट कर दिया जाएगा। दूसरा होता है यूसेंस प्रॉमिसरी नोट, जिन्हें हम मुद्दती या सावधि प्रतिज्ञा पत्र कहते हैं, जिसमें कि एक अवधि दी हुई होती है कि 45 डेज के बाद में या 60 डेज के बाद में या 3 मंथ्स के बाद में या 6 मंथ्स के बाद में इस प्रॉमिसरी नोट में लिखी हुई राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन ये पीरियड 1 वर्ष से अधिक अवधि का नहीं होता है। कौन कौन पक्षकार होते हैं प्रॉमिसरी नोट के? फर्स्ट होता है मेकर या प्रॉमिसर, लेखक या वचनदाता, जिसने कि जो कि ये प्रॉमिस करता है कि वह एक निश्चित राशि का भुगतान निश्चित व्यक्ति को या उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को या बियरर को कर देगा। दूसरा होता है प्राप्तकर्ता, या जिसे हम आहार्थी कहते हैं, पेई। पेई वह व्यक्ति होता है जिसे कि प्रॉमिसरी नोट में लिखी हुई अमाउंट को प्राप्त करने का अधिकार होता है। अगर बैंक ने ऋण दिया है और ऋण का भुगतान करने के लिए बोरोअर के द्वारा प्रॉमिस किया जाता है और तब बोरोअर एक प्रॉमिसरी नोट लिखता है, तो जो ऋणी है, बैंक का जो ऋणी है,
वो लेखक बन जाएगा और बैंक पेई कहलाएगा उस स्थिति में, जबकि बैंक ने किसी कस्टमर को ऋण दिया और उसने प्रॉमिसरी नोट लिखा है। एज पर सेक्शन 21 ऑफ इंडियन करेंसी एक्ट, करेंसी नोट इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। भारतीय करेंसी अधिनियम की धारा 21 के अनुसार ये जो प्रॉमिसरी नोट हैं ये और भारत में जो करेंसी नोट हैं, इन दोनों में की विशेषताएं एक जैसी हैं। दोनों, उसमें भी करेंसी नोट में भी आरबीआई के गवर्नर के द्वारा अंकित मूल्य का भुगतान करने का प्रॉमिस किया जाता है। दोनों की फीचर्स एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी करेंसी नोट आर नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और प्रॉमिसरी नोट ये प्रतिज्ञा पत्र नहीं है, इसलिए इनको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं माना गया है। एंड आरबीआई एक्ट 1934 की सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 के अनुसार हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति वाहक को देय प्रतिज्ञा पत्र जारी नहीं कर सकता है। यानी जो बियरर प्रॉमिसरी नोट हैं वो केवल रिजर्व बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही इशू किए जा सकते हैं। आम आदमी के द्वारा केवल ऑर्डर प्रॉमिसरी नोट ही जारी किए जा सकते हैं। थैंक यू।